Hello, welcome to CACPIS Academy. This side your Apurva sir. Today's date is 9th of July 2025. अगर आपको इस एनालिसिस का फुल PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CACP_Assam में फॉलो कर सकते हैं. So these are the topics that today we'll be discussing. Today we have total 1, 2, 3, 4, 5 and 6 topics जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव के लिए. So अगर आप इस एनालिसिस को कंप्लीट देखते हो तो आपको इस न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ आपको एक मेंस क्वेश्चन भी मिलेगा एंड वी रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व द मेंस questions. Alright, so the first news that we are going to cover here about the Great Hornbill Conservation which is from your GS3 के environment और ecology का part है, environment and ecology. Next we have taken from an article in The Hindu budgetary allowances and India's R&D problem. उसका analysis हम देखेंगे कि क्या क्या है. Rising military spending, India Brazil partnership and Parag RS survey. So if we see the first 5 topics are covered from The Hindu and the last one we have covered from the Assam Tribune for today. So the first news, let's start with it, that is the news here in The Hindu says rare great hornbill sighting in Ezimala sparks renewed calls for biodiversity conservation. तो यहाँ पर sparks, the word sparks you are seeing that it is a cause of concern there. तो यहाँ पर एजिमाला में जो रेयर ग्रेट हॉर्नबिल को साइट किया गया है दैट इज़ नॉट नॉर्मल. तो इसी के ऊपर यहाँ का एनालिसिस है. तो इफ़ यू सी द क्वेश्चन हियर, फर्स्टली द रिसेंट साइटिंग ऑफ द ग्रेट हॉर्नबिल फार फ्रॉम इट्स यूजुअल हैबिटेट. मतलब यहाँ पर जो एजिमाला है वो उसका यूजुअल हैबिटेट नहीं है. हाईलाइट्स बोथ इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंजर्वेशन चैलेंजेस. ठीक है, तो हमें यहाँ पर डेटा पॉइंट्स फाइंड आउट करना है इन द इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी की एजिमाला में जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसमें कुछ और ज़्यादा इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज़ है दैट कैन बी डेवलप्ड और वहाँ के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर आपको करना है डिस्कस. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इट कैन बी की स्टोन स्पीशीज़ लाइक ग्रेट हॉर्नबिल एक्ट एज ए इकोलॉजिकल इंडिकेटर. सो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा अबाउट द ग्रेट हॉर्नबिल, एलाबोरेट ऑन द इकोलॉजिकल रोल ऑफ द ग्रेट हॉर्नबिल. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो डेटा पॉइंट होंगे वो डिफरेंट होंगे. यहाँ पर ये सेम नहीं है. जैसे कि लास्ट जो हमने एनालिसिस किए थे हमें क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सेम हमने बोला था, पर यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन है ये सेम नहीं है. यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में पूछा जा रहा है और उसके साथ साथ आपको मेजर्स फॉर इट्स कंजर्वेशन को भी बोलना है. सो हम इन दोनों क्वेश्चन को ही एड्रेस करके आज का हमारा होगा डेटा पॉइंट. तो ग्रेट हॉर्नबिल का अगर हम स्टेटस देखते हैं दैट इज़ एंडेंजर्ड बाय द IUCN एंड जो न्यूज़ है इट इज़ रिपोर्टेड फ्रॉम द कोस्टल बेल्ट ऑफ ककामपारा दैट इज़ नियर एजिमाला इन कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट इन केरला. तो ये प्लेस भी हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, ग्रेट हॉर्नबिल इज ऑल्सो नोन एज ब्यूकेरोस बाइकॉर्निस विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ केरला. फाइन. नाउ ये ग्रेट हॉर्नबिल का जो नॉर्मल यूजुअल हैबिटेट है दैट इज़ टिपिकली फाउंड इन एवरग्रीन और मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट जैसे कि साइलेंट वैली, नेलियमपट्टी, अथिरापिल्ली, अरालाम एंड परम्बिकुलम. पर इनको साइट किया गया है इन ककामपारा विच इज़ एक्चुअली अ कोस्टल प्लेन. तो इट इज़ एक्चुअली रेयरली सीन इन कोस्टल प्लेन. तो यहाँ पर एक कॉज ऑफ कंसर्न है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर कुछ आपको एलिमेंट्स मिलेंगे अबाउट द प्लेसेस. सो लेट्स सी व्हाट आर द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. जैसे कि द फर्स्ट वन कि जो ग्रेट हॉर्नबिल है ये एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है. इंडिकेटर स्पीशीज़ का मतलब क्या है कि इट एक्ट्स एज अ इकोलॉजिकल इंडिकेटर. तो किस चीज़ को वो इंडिकेट करता है? तो इंडिकेटर वो है अबाउट द हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर वो किसी भी फॉरेस्ट में स्पॉट किया जा रहा है तो उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो हेल्थ है दैट इज़ अ बेटर बिकॉज ड्यू टू इट्स डिपेंडेंस ऑन लार्ज एंड मैच्योर ट्रीज फॉर रेस्टिंग. तो वो जो ग्रेट हॉर्नबिल है इट रिक्वायर्स लार्ज एंड मैच्योर ट्रीज फॉर नेस्टिंग. टू नेस्टिंग मीन्स तो उनको अगर एग ले करना है तो उनको एक लार्ज या मैच्योर ट्रीज चाहिए और विच आर ऑल्सो फ्रूट बियरिंग ट्रीज. तो मतलब उनको अगर किसी एक फॉरेस्ट में स्पॉट किया गया है दैट मीन्स इट इज़ इंडिकेटिंग द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट. सेकेंड वन कि
इट इज़ प्लेइंग अ क्रूशियल रोल फॉर फॉरेस्ट रिजेनरेशन बाय डिस्पर्सिंग सीड्स। तो हम इनको कह सकते हैं कि द ग्रेट हॉर्नबिल दे आर अ की स्टोन सीड डिस्पर्सर, कि वो सीड को डिस्पर्स करते हैं, क्योंकि उनको लार्ज फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ में वो फीड करते हैं, फ्रूट्स वो ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड दे यूजुअली डिस्पर्स द सीड फॉर फॉरेस्ट रीजेनरेशन। तो वो एफॉरेस्टेशन या फिर फॉरेस्ट रीजेनरेशन में एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऑलराइट, विच ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन कंजर्विंग मेनी ट्रीज स्पीशीज एज वेल। ओके, नाउ इनका अगर हम प्रेजेंस इन नॉन ट्रेडिशनल हैबिटेट देखें, जैसे कि एजिमाला का कोस्टल बेल्ट, तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? इट में इंडिकेट उनका जो ट्रेडिशनल हैबिटेट है वो डिप्लीट हो चुका है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इसीलिए उन्होंने दे हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द नॉन हैबिटेड कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट, लोकल इकोलॉजिकल रिचनेस एंड माइक्रोबियल सुटेबिलिटी इन अनएक्सपेक्टेड एरियाज, या फिर ये ग्रेट हॉर्नबिल को उनको जो एजिमाला कोस्टल बेल्ट है वहाँ के फॉरेस्ट में उनको इकोलॉजिकल रिचनेस आइडेंटिफाई हुआ है और वो पसंद करने लगे हैं उन जगह पर रेस्ट करने के लिए। एंड देयर कैन बी अनदर पॉसिबिलिटी दैट ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड शिफ्ट, चेंज इन क्लाइमेट which also resulted in the change in food supplies, तो फूड अवेलेबिलिटी किसी जगह पर कम है तो दैट ऑल्सो रिजल्टेड इन टू शिफ्ट जहाँ पर फूड ज़्यादा मिलेगा। So these are the some reasons could be the presence of them in a non-traditional habitat. Alright, तो अगर हम यहाँ पर कंसर्न्स के बारे में बोले, जहाँ पर वो क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है कंसर्न्स कि कंजर्वेशन रिलेटेड अगर कंसर्न है तो आप यहाँ पर मेंशन क्या कर सकते हो? कंसर्न में आप मेंशन कर सकते हैं अबाउट द हैबिटेट लॉस, कि ड्यू टू देयर हैबिटेट लॉस दे हैव माइग्रेटेड टू सम मीन्स नॉन ट्रेडिशनल हैबिटेट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको वो शायद पहले से वहाँ पर है, पर जो बर्ड वॉचर्स हैं, द बर्ड वॉचर्स, जो बर्ड मतलब वो जो द वन हु स्टडीज़ बर्ड, ठीक है, या फिर बर्ड वॉच जो करते हैं, तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन शायद नहीं किया है। ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन देयर इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी देयर फॉर लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हमें पता ही नहीं है कि वो एजिमाला कोस्टल बेल्ट में भी अवेलेबल थे, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है, एंड ऑल्सो अनदर वन ड्यू टू ह्यूमन डिस्टर्बेंस। तो आई होप ये तो एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि ह्यूमन डिस्टर्बेंस की वजह से भी कि इनके हैबिटेट लॉस हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर समथिंग दैट यू कैन से। सो आप लोग मुझे कमेंट में बोलिए, इन पॉइंट वाइज हमें बोलिए, ज़्यादा बहुत इलाबोरेटली कुछ लिखना नहीं है, कि व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, जस्ट टेल मी द वे फॉरवर्ड दैट यू विल सजेस्ट फॉर देयर कंजर्वेशन, ठीक है। यू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। So the next news is about budgetary allowances alone in India's R&D. So what is the news about? News द हिंदू में एडिटोरियल एक आया है जिसका हेडिंग है क्विक फिक्स, बजटरी अलाउंसेस अलोन विल नॉट सॉल्व इंडियाज़ R&D प्रॉब्लम। मतलब द एडिटोरियल इज़ रिलेटेड टू इंडिया का जो एलोकेशन है, बजटरी एलोकेशन, जो फिनेंशियल एलोकेशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या फिर इनोवेशन में, वो अलाउंसेस एलोकेशंस बढ़ाने से R&D का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। बजटरी अलाउंसेस से भी कुछ अलग इंडिया में R&D या फिर इनोवेशन में चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्कस द सिस्टमेटिक चैलेंजेस इन इंडियाज़ R&D इकोसिस्टम। तो यहाँ पर अगर सिस्टमेटिक चैलेंजेस है, बजट इज़ वन ऑफ द चैलेंज, तो व्हाट आर द अदर चैलेंज दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, एंड द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट कैन फिस्कल इंसेंटिव्स अलोन एड्रेस दिस। तो कितने हद तक जो बजटरी अलाउंसेस है वो उन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। तसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो वही हम देखेंगे आज हमारे एनालिसिस में, ये क्या है, इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज़ इनोवेशन लैंडस्केप। ओके, नाउ लेट्स सी। तो क्या है द न्यूज़ कि इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड 1 लाख करोड़ फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI, ठीक है।
ये एक नए स्कीम के अंडर विच इज़ एंकर्ड बाय अ न्यू फाउंडेशन, एक नया फाउंडेशन क्रिएट किया गया है जिसका नाम है ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, विच विल लुक आफ्टर द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन इंडिया। तो ये जो नया पॉलिसी है इट हैज़ अ एम टू शिफ्ट इंडियाज़ R&D फंडिंग। तो फंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए इनको स्पेशली गठन किया गया है। तो अगर आप करंट इंडिया के इकोसिस्टम को अगर देखते हो, इंडिया सिर्फ अपने GDP का 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड कर रहा है, वेरएज कंट्रीज़ लाइक USA, साउथ कोरिया या फिर इज़राइल, वो जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में से है, US, साउथ कोरिया और इज़राइल, तो वो 2 से 4% अपने GDP के स्पेंड कर रहे हैं ओनली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और अभी इंडिया में और एक स्ट्रक्चर या फिर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं उसमें 70% फंडिंग या फिर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बियर कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर ना बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज़ क्लोज टू 30%। बट एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में अगर आप देखते हो तो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में प्राइवेट सेक्टर ही मेन ड्राइवर है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट R&D इनोवेशन में प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं, ना ही गवर्नमेंट्स। तो इंडिया में ये केस उल्टा है और जिसके वजह से जो इंडिया का रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो कम है। सो प्लीज़ लेट मी नो जो इंडिया का जो लेटेस्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें इंडिया का क्या रैंक है, यह मुझे आप कमेंट में प्लीज़ लिख के बोलिए। ठीक है, इंडियाज़ रैंक। So now let's see what is the key features of this new research development innovation scheme. So इसमें बजट जो है 1 लाख करोड़ का कॉर्पस रखा गया है और इसमें 70% प्राइवेट कंट्रीब्यूशंस मांगा गया है। मतलब जो चीज़ बाहर में हो रहा है अभी इंडिया में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो कैसे वो कंट्रीब्यूशन होंगे? बाय लो इंटरेस्ट लोन्स। जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वो लो इंटरेस्ट रेंज लोन्स प्रोवाइड करेंगे, बट कोई भी आउटराइट ग्रांट्स नहीं देंगे। और जो प्रोजेक्ट जो फोकस होगा वो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 एंड अबव पार्टली डेवलप टेक्नोलॉजी विथ मार्केट पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस मतलब है कि आने वाले दिनों में कोई अगर एक इशू हो जाए या फिर कोई एक इकोनॉमिक मैटर अगर रेज हो, टेक्नोलॉजी कितना वो तत्पर रहेगा उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो स्पेशली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में रिसर्च और इनोवेशंस चाहिए, इसके वजह से ये नया पॉलिसी लाया गया। और जो ANRF है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर होगा और जो एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म एक्ट करेगा फॉर फंड डिस्पर्सल एंड प्रोजेक्ट आउटसाइड। मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट अगर वो RDI करना चाहता है तो गवर्नमेंट से अनुसंधान से उसको फंडिंग मिलेगा बाय सिंगल विंडो मैकेनिज्म। ठीक है, तो और भी अगर हम कुछ चैलेंजेस या फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल गैप्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो इफ़ वी डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूशनल गैप्स व्हाट वी विल फाइंड हियर कि लाइक इंडिया में देयर इज़ अ वीक इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस है। इसका मतलब क्या है? अगर हम हमारे स्कूल एजुकेशंस देखें तो वो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन ओरिएंटेड नहीं था, तो पर जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए वो R&DI चाहिए। बट एकेडमिक हमारे जो एकेडमी हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है, तो उसमें लिंकेज अभी भी नहीं है। ऑल्सो जो अभी हमने डिस्कस किया है दैट इज़ द लिमिटेड फंडिंग। देयर इज़ लिमिटेड फंडिंग फॉर बेसिक रिसर्च। देन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो है इंडिया में होता है ब्रेन ड्रेन। जो इंडिया आज के डेट में जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंशियाज है इंडिया में, जो इंडियंस के पास पोटेंशियल है, पर वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में ना पाकर वो अब्रॉड मूव कर जा रहे हैं। दे आर मूविंग टू अब्रॉड। ओके, एंड ड्यू टू अनदर रीज़न दैट इज़ वीक डोमेस्टिक हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग बेस। वीक डोमेस्टिक हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग बेस। तो दीज आर सम इंस्टीट्यूशनल गैप्स जिनके वजह से जिनको एड्रेस करना है। ठीक है, तो आप अगर इस क्वेश्चन का वे फॉरवर्ड अगर आपको लिखना है, सॉल्यूशंस अगर लिखना है, तो आप ये 4 पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जैसे राइजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग। ये भी आज द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है कि
कंट्रीज़ में देखा जा रहा है कि वो मिलिट्री स्पेंडिंग को इंक्रीज कर रहा है। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ राइजिंग मिलिट्री स्पेंडिंग, दिस टॉक्स अबाउट द आर्टिकल। सो यहाँ पर क्वेश्चन हमने क्या बनाया है, राइजिंग ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट को लिया गया है, यहाँ पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर डिफेंस के बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है, और यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि GS3 हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो यू हैव टू इंटरलिंक एंड यू हैव टू राइट डाउन कि कैसे मिलिट्री एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या करेंगे, कैसे हैम्पर करेंगे, कैसे वो एक चैलेंज है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक पॉइंट मुझे कमेंट में बताइए बाय पॉजिंग दिस वीडियो। आप ये वीडियो प्रोसीड करने से पहले कमेंट में जाइए, अभी जो मैंने आपको बोला है कि गिव वन पॉइंट कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा करने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में क्या रुकावट आ सकता है, वो एक पॉइंट में मुझे बताइए। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड। और एक क्वेश्चन क्या है, पीस इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ वार बट द प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ। मतलब यहाँ पर जो कोटेशन है वो बोला है कि अगर वार किसी कंट्री में नहीं है उसका मतलब पीस नहीं है। अगर वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको अगर डिग्निफाइड लाइफ नहीं मिल रहे तो वो भी एक वार लाइक सिचुएशन फ्यूचर में क्रिएट कर सकता है। तो इन दैट कंटेक्स्ट एनालाइज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रीमिलिटराइजेशन। रीमिलिटराइजेशन का मतलब क्या है, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना, अपने आर्सनल को, आर्टिलरीज को बढ़ाना, नए नए वेपन्स खरीदना, वो है रीमिलिटराइजेशन फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इस लाइन में आपको उसका आंसर मिलेगा। तो प्लीज़ मुझे बताइए। सो लेट्स सी हियर, इन रिसेंट ईयर्स ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैज़ विटनेस्ड अ शार्प अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। मतलब देयर इज़ अ राइज इन एक्सपेंडिचर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, विथ नाटोज रिसेंट प्लेज टू रेज मेंबर स्टेट्स डिफेंस स्पेंडिंग। मतलब नाटो ने रिसेंटली एक प्लेज लिया है जो उनके मेंबर स्टेट्स है उनके डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करना है अप टू 5% ऑफ GDP बाय 2035। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कंट्रीज़ है वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिप्री, सिप्री का फुल फॉर्म क्या है, इट इज़ स्टॉकहोम इंटरनेशनल Peace Research Institute. All right. So according to it, global military spending reached 2718 billion in 2024, marking a 9.4 year-on-year increase. ये एक historical background है। 1998 से सबसे ज़्यादा 2024 में मिलिट्री स्पेंडिंग हुआ है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वार, तब 1960 में भी बहुत ज़्यादा था, जो कि ग्लोबल GDP का 6.1% मिलिट्री स्पेंडिंग था। पोस्ट कोल्ड वार के बाद जब डिसआर्मामेंट स्टार्ट हुआ था तब वो डिक्रीज़ हुआ था इन 1998 अप टू 2.1%। बट रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट्स अभी स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन हो जाए, इजराइल गाज़ा, इंडिया पाकिस्तान, दैट हैज़ अगेन रिवर्स द ट्रेंड, हैंस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी हम अभी नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, तो नाटो ने जो भी रिमार्क दिया है इसके वजह से भी, और जो सिग्निफिकेंट अभी जो एस्केलेशंस चल रहे बिटवीन मेनी कंट्रीज़, तो उनके वजह से ये मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, सो अभी अगर हम नाटो ने ये इंक्रीज़ करने के लिए क्यों कहा है, बिकॉज अगर फर्स्ट पॉइंट देखते हो, इट टॉक्स अबाउट द जियोपॉलिटिकल टेंशन। व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल टेंशन वी सी हियर, वी सी कि जैसे कि राइवलरी विथ रशिया हैज़ स्टार्टेड राइवलरी, जो वो एस्केलेट कर ही रहा है विथ यूक्रेन, एंड विच ऑल्सो रिजल्टेड इन सम एस्केलेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज़ टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर ईरान का ही अटैक अगर आप बोल रहे हो, तो मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया बाय रशिया। तो नाटो जो रशिया को वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपोज करता है, सो रशिया को वो एज अ थ्रेट मान रहे हैं, लाइक साइबर वॉरफेयर हो या फिर टेररिज्म हो। तो इसके वजह से नाटो ने बोला है कि जो नाटो मेंबर्स है या फिर मिडिल ईस्ट है, वो अपना जो डिसआर्मामेंट का जो है, डिसआर्मामेंट नहीं करना है, उसको रीआर्मामेंट करना है और डिफेंस में ज़्यादा स्पेंड करो। नेक्स्ट इज़ देयर इज़ अ सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा, तो व्हाट इज़ द सिक्योरिटी डायलेमा, कि अगर एक स्टेट रशिया वो एग्रेशन दिखा रहा है तो और एक स्टेट वो उससे एजिटेट होकर एक डायलेमा में होकर शायद हमारे साथ भी फ्यूचर में कुछ ऐसा ही हो, कोई बाई इन अदर कंट्री, तो हमें भी एक आर्म्स बिल्टअप करना चाहिए।
नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ अपियरिंग वीक। तो अगर कोई कंट्री, बाकी के सारे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री ये चीज़ कर रहे हैं, अगर कोई एक कंट्री अगर वो नहीं करे तो वो एक पॉलिटिकल प्रेशर हो जाएगा। तो वो एक रीज़न फॉर अ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी आप इसको कह सकते हो कि अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए ये चीज़ किया जा सकता है। ऑल्सो वहाँ पर लॉबिंग भी हो सकता है, ठीक है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की इंडस्ट्रीज चलने के लिए जो लॉबिंग है कि जो डिफेंस इंडस्ट्रीज कैसे चलेगा अगर कोई कंट्री अगर आर्म्स एमुनेशंस परचेज नहीं करते हैं तो। ओके, सो ऑल्सो देयर इज़ लीडरशिप नैरेटिव्स, जैसे कि लीडर्स ऑफन जस्टिफाई इंक्रीज स्पेंडिंग एज अ डिटरेंस मेजर। मतलब अगर एक कंट्री अगर ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करे तो आने वाले दिनों में उस कंट्री में वार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका रीज़न आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि कुछ लीडर्स ऐसे कहते हैं कि अगर कोई कंट्री मिलिट्री स्पेंडिंग ज़्यादा करे तो आने वाले दिनों में उस कंट्री में वार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस कहने के पीछे तात्पर्य रीज़न क्या हो सकता है उसका आप मुझे कमेंट में लिख के बोलिए, ठीक है। तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अगर हम इंडिया के कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग कितना है, दैट इज़ जस्ट 2.3% ऑफ जीडीपी, वाइल हेल्थ स्पेंडिंग इज स्टिल अंडर 2%। इंडिया में मिलिट्री स्पेंडिंग ज़्यादा है देन हेल्थ स्पेंडिंग। टेंशन्स विद नेबर, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान के साथ टेंशन्स है, इसके वजह से इंडिया को मिलिट्री स्पेंडिंग में ध्यान देना है। राइजिंग पब्लिक सेंटिमेंट एंड पॉलिटिकल कंसेंसस फॉर मिलिट्रीजेशन में क्राउड आउट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन। सो अगर मिलिट्राइजेशन अगर ज़्यादा है तो क्राउड आउट इन्वेस्टमेंट मतलब हेल्थ सेक्टर, न्यूट्रिशन से, एजुकेशन से वो इन्वेस्टमेंट भाग के मिलिट्राइजेशन में ज़्यादा आ जाएगा और इट विल इम्पैक्ट द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन सेक्टर। एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विद लार्ज वल्नरेबल पॉपुलेशन, हाई डिफेंस स्पेंडिंग कैन एग्रेवेट डेवलपमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। कि बहुत ज़्यादा अगर हम मिलिट्राइजेशन में स्पेंडिंग करें डिफेंस एक्सपेंडिचर तो बाकी के जो हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ है वो कैसे एड्रेस होंगे। तो वहाँ ही हम जो क्वेश्चंस हमने देखा था पहले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्थ बोलिए, एजुकेशन बोलिए, न्यूट्रिशन बोलिए, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट अदर सेक्टर्स में भी पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा पैसा सिर्फ डिफेंस में लगाए विच इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव इन सच, विच इज़ रियली अनप्रोडक्टिव, तो वो सस्टेनेबल गोल को अचीव करने में हैम्पर ज़रूर करेगा, ठीक है। ओके, next news is about India Brazil partnership. So this news is from the recent visit of our Prime Minister नरेंद्र मोदी in Brazil. तो वही जो G20 में जो मीटिंग हुए है, ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ है उससे रिलेटेड ही वो न्यूज़ है, ठीक है। तो इंडिया और ब्राज़ील रिलेटेड यहाँ पर दो क्वेश्चन है, उनको भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर। अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें, इंडिया और ब्राज़ील का जो रिलेशन है दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1948 और 2006 में उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में मतलब डिफेंस को भी इकोनॉमी के साथ इंक्लूड किया गया है। ओके, एंड बोथ नेशंस आर मेंबर्स ऑफ G4, जो कि G4 कौन है, सीकिंग UNSC रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स वो चाहते हैं। तो IPAC इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम, इसका भी मेंबर ये है, ब्रिक्स और G20 के भी, ठीक है। सो रिसेंटली इस पार्टनरशिप में या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने जो इंडिया ब्राज़ील का जो कोऑपरेशन होगा, व्हाट आर द की एरियाज़ देयर आर कि दे विल इंक्रीज द ट्रेड एंड बाय 2028 इंडिया ब्राज़ील ट्रेड को 20 बिलियन तक ले जाना है। और उन्होंने फोकस किया है ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग बायोफ्यूल और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। एंड इन दोनों का ही जो मोटो है, जॉइंट स्टैंड है अबाउट ज़ीरो टॉलरेंस एंड ज़ीरो डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म। तो इट इज़ अ कॉमन स्टैंड ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग एडॉप्शन ऑफ UPI इन ब्राज़ील। UPI को ब्राज़ील में प्रमोट करवाना है, जो कि इंडिया का इनिशिएटिव है, सोल इनिशिएटिव। नेक्स्ट, एफर्ट्स टू कनेक्ट डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑफ बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील। एंड लास्टली, देयर मस्ट बी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ इंडिया ब्राज़ील इन ब्रिक्स एजेंडा एंड G20। ऑलराइट, नेक्स्ट इज पराग RS सर्वे। तो हमें अभी देखना है ये पराग क्या है। जो पराग है, पराग RX परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट राष्ट्रीय सर्वेक्षण, पराग RS, ठीक है, जो कि
स्टूडेंट्स के नेशन वाइड लर्निंग को एसेस किया जाएगा ऑफ क्लास 3, 6 एंड 9। क्लास 3, 6 और 9 कक्षा के बच्चों की पढ़ाई को एसेस किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम अभी जो रिसेंट सर्वे आया है उसमें टॉप परफॉर्मर स्टेट्स जो है वो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरला, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। क्या क्या सब्जेक्ट्स वो टेस्ट होंगे? लैंग्वेज, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 3, 6 एंड 9, एनवायरमेंटल साइंस फॉर 3 एंड 6 ओनली, साइंस एंड सोशल साइंस फॉर क्लास 9 ओनली। ठीक है, तो अभी एक सर्वे ने क्या बताया है, सर्वे ने बोला है कि मैथमेटिक्स को अगर ले लीजिए क्लास 9 स्टूडेंट्स, उनको उनमें से सिर्फ 31% स्टूडेंट्स को ही दिस अंडरस्टैंड द सेट्स ऑफ नंबर्स, बेसिक नंबर्स, नंबरिंग या फिर टू सेट ऑफ नंबर्स जो है उनको 31% को ही पता है अच्छे से। लैंग्वेज में अगर देखते हो आप क्लास 9 स्टूडेंट्स के सिर्फ 54% कुड आइडेंटिफाई मेन पॉइंट्स इन द टेक्स्ट। जो एक चैप्टर लिखा होगा उन चैप्टर में मेन पॉइंट को अगर आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है तो सिर्फ 54 स्टूडेंट्स ही उसमें सक्सेसफुल हुए हैं, विच इज़ अ वेरी डिसहार्टनिंग थिंग कि इंडिया जो आज एडुकेटेड होना चाहिए, एडुकेशन सिर्फ लिटरेसी नहीं है, एडुकेशन जो इन डेप्थ होना चाहिए। वी हैव लॉन्च्ड द नेशनल एडुकेशन पॉलिसी जहाँ पर एडुकेशनल रिफॉर्म्स आने को है। एडुकेशन में रिफॉर्म्स हमें चाहिए, अभी भी बेसिक लिटरेसी में भी, बेसिक एडुकेशन में ही हमें गैप देखने को मिलता है। सो बेसिक न्यूमरेसी अगर हम देखते हैं ग्रेड 6 स्टूडेंट्स ओनली 38% कुड सॉल्व बेसिक डेली लाइफ मैथ प्रॉब्लम्स। डेली लाइफ मैथ प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ 38%, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम परसेंटेज है। सिविक नॉलेज सिर्फ 9 स्टूडेंट्स को अगर सिविक नॉलेज देखें, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज अगर देखें सिर्फ 45% को ही पता है। ऑलराइट, तो व्हाट आर द कॉजेज़? तो अगर मेंस में ऑब्वियसली कॉजेज़ पूछे जा सकते हैं, तो कॉजेज़ क्या है? हमारे एजुकेशनल सिस्टम में ही डिफेक्ट है। क्या कि जो हमारा जो लर्निंग के जो एम्फेसिस है वो सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में है कि कंसेप्ट को सिर्फ समझ लो, लिमिटेड एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ है ही नहीं। और जो हमारा जो एजुकेशन है इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन मार्क्स, मोर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट, नॉट ऑन द आउटकम। सो ऑल्सो देर इज़ लैक ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनको स्टूडेंट्स को रेडी किया नहीं जा रहा फॉर द प्रोफेशनल स्कोर। एंड इट इज़ मोर एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम फोकस ऑन रिकॉल बट नॉट एप्लीकेशन, कि मैथ्स अगर हम सीख रहे हैं तो उसको अप्लाई हम कैसे डे टू डे लाइफ में करेंगे, उससे ज़्यादा एग्जाम में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे, उसमें फोकस ज़्यादा है। एंड ड्यू टू मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स विदाउट एडिक्वेट सपोर्ट। ठीक है, so these are the causes of learning deficit. So the last news for today is SDG India Index Assam. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया इंडेक्स निकला है रिसेंटली, तो उसमें हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कुछ भी रिजल्ट्स। तो अगर टॉप परफॉर्मर्स अगर देखते हैं, मिज़ोरम का नाथियाल डिस्ट्रिक्ट इट रैंक्स फर्स्ट विथ 81.43%। त्रिपुरा नागालैंड डिस्ट्रिक्ट डोमिनेट द टॉप 10। ठीक है, टॉप 10 SDG इंडिया इंडेक्स में ये टॉप 10 पोजीशन ले रहे हैं। असम का स्टैंडिंग क्या है? असम में जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज स्कोरिंग 74.9, ये असम का बेस्ट है, बट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। एंड जो साउथ सालमारा मानकाचर डिस्ट्रिक्ट है वो 118 रैंक में है। कैटेगरी स्प्रेड अगर देखते हैं, ऑल मिज़ोरम, सिक्किम और त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट आर फ्रंट रनर, वो आगे है, बट नन आर एस्पिरेंट। वीक एरियाज असम लैग्स इन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, फॉरेस्ट कवर एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, एंड दीज आर द ऑलमोस्ट ऑल द इंडिकेटर्स दिस। तो हर एक इंडिकेटर में असम लैग कर रहे हैं। एजुकेशनल कंसर्न अगर देखते हैं, 66% ऑफ नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स दे फॉल बिलो द नेशनल एवरेज इन ग्रेड 8 प्रोफिशिएंसी। ड्रॉप आउट रेट सेकेंडरी लेवल में बहुत ज़्यादा है, एक्सीड कर चुका है नेशनल एवरेज को। Environmental degradation, 70 districts have reported a decline in forest cover, including Assam. असम में भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने को आया है। क्लीन एनर्जी, एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल इम्प्रूव, बट 75% ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर स्टिल ट्रेल द नेशनल एवरेज। ठीक है, अभी भी असम में नॉर्थ ईस्ट में 75% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो भी अभी भी नेशनल एवरेज से कम है इन एडॉप्शन ऑफ फ्यूल, क्लीन कुकिंग फ्यूल। All right, so that's all for today. So lastly, if you are preparing for
सिविल सर्विसेज, अगर आपको 2026 में यूपीएससी हो या फिर एपीएससी की एग्ज़ाम्स देने हैं तो आप हमारे साथ हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वेर बंजीत सर, माई सेल्फ, मयूर सर, राजदीप सर, जपुल सर और पंकज सर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एक्सेल करवाने में मदद करेंगे। सो दीज आर द टाइम स्लॉट्स दैट यू कैन सी एंड टेक एडमिशन एज़ पर योर कन्वीनियंस। ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द CSAP ऐप फ्रॉम गूगल प्ले एंड द ऐप स्टोर। सो स्टूडेंट्स, बिफोर साइनिंग ऑफ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद हुआ है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उन सब को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to the CSAP IAS Academy channel so that after the updation of daily current affairs analysis आपको notification मिल जाए। Till then, thank you students, take care.